हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राकेश संजय जायसवाल आप लोगों का करियर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने चल रहा हूं लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड वाइस स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पीकर एंड वाइस स्पीकर। स्पीकर इन्हें कहते हैं अंग्रेजी में डिप्टी स्पीकर। इन दोनों लोगों को हम पढ़ेंगे, इनकी शक्तियों को, इनके निर्वाचन को, इनके कर्तव्यों को। आज बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेदों में पहले देख लिया जाए कि इन लोगों की क्या सिचुएशन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अपना एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होगा। यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 93 में कहा गया है। अनुच्छेद 94 में कहा गया है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त होना, पद त्याग तथा पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना का उल्लेख किया गया है 93 में जो है। ठीक है, 94 में जो है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग होना, पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर की कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उनके क्या ड्यूटीज हैं, क्या पावर हैं, उसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 96 में जब लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लोकसभा में कोई संकल्प प्रस्तावित है तो उस दौरान वह पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे, अर्थात वह लोकसभा की संचालन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। यह स्पष्ट है। यह 4 अनुच्छेद ध्यान से सुन लें। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अपना एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होगा। 94 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद अगर रिक्त हो गया या वह त्यागपत्र देना चाहता है या संवैधानिकता के आधार पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। और 95 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के कर्तव्यों का उल्लेख है। और 96 में जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को पद से हटाने के लिए लोकसभा में संकल्प विचाराधीन है तो उस दौरान वह लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। ये अनुच्छेदों में व्यक्त है। अब आइए, अब जरा हम लोग एक एक को व्याख्या करते हैं। तो हमारा जो लोकसभा अध्यक्ष है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की परंपरा हम लोगों ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ग्रहण किया है। लेकिन एक विशेष ध्यान रखिएगा कि जो अपना भारत का स्पीकर है, जो अपना अध्यक्ष है लोकसभा का,
या निर्वाचन किया जाता है इसका। लोकसभा स्पीकर को निर्वाचन करता कौन है? तो लोकसभा के सभी सदस्यगण मिलकर इन्हें निर्वाचित करते हैं स्पीकर को। दूसरी बात, स्पीकर जब निर्वाचित हो जाता है तो वह अपने पद का शपथ ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वह एक सदस्य के रूप में पहले ही लोकसभा का शपथ ग्रहण कर लेता है लोकसभा के मेंबर के रूप में, तो उसे पुनः स्पीकर पद के लिए शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्पीकर शपथ इसलिए नहीं लेता है क्योंकि जब लोकसभा का निर्वाचन संपन्न हो जाता है तो सभी नौ आगंतुक सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक व्यवस्था है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब प्रोटेम स्पीकर का पद उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो लोकसभा का वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य हो। यह बात क्लियर रहे। प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिला देते हैं और लोकसभा का संचालन करते हैं तब तक जब तक कि कोई स्पीकर चुन करके उस पद को धारण न कर ले। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रोटेम स्पीकर भी स्पीकर निर्वाचित हो सकता है। क्लियर? अब आपका प्रश्न होगा कि सर वर्तमान जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसका प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो मिस्टर वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश से सांसद हैं लोकसभा के, उन्हें राष्ट्रपति जी ने लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया और इन्होंने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। उसके बाद लोकसभा के सदस्यगण मिलकर के अपने में से किसी एक को स्पीकर चुनेंगे और जो तारीख को चुनेंगे वह तारीख का निर्धारण करता है राष्ट्रपति। तो वर्तमान 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन चुने गए? मिस्टर ओम कृष्ण बिड़ला, वे स्पीकर चुने गए। तो जब वो चुन लिए जाएंगे तो उन्हें शपथ का लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सदस्य के रूप में वह शपथ ले चुके होते हैं। महत्वपूर्ण बात, भारत में जब स्पीकर चुन लिया जाता है तो वह लोकसभा का सबसे बड़ा पदाधिकारी हो जाता है। वह न सिर्फ लोकसभा का सबसे बड़ा पदाधिकारी है अपितु लोकसभा का सचिवालय और सचिवालय का महासचिव स्पीकर के तहत या अंतर्गत रह करके कार्य करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और नई बात, भारत में स्पीकर का पद लिया गया है ब्रिटिश परंपरा से, लेकिन ब्रिटेन में जैसे ही स्पीकर चुन लिया जाता है वह अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है, अर्थात वह इंडिपेंडेंट हो जाता है, वह निर्दल हो जाता है, ताकि उस सदन के सभी सदस्यों का उसके ऊपर विश्वास हो जाए और वह निष्पक्षता से कार्य का संचालन करे। जबकि भारत में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं और न ऐसी परंपरा बना। यह ध्यान रखिएगा। अपने लोकसभा के प्रथम स्पीकर चुने गए थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत की प्रथम लोकसभा का निर्वाचन संगठन हुआ 1952 में, तो 1952 में लोकसभा के प्रथम स्पीकर चुने गए थे गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में हैं ओम कृष्ण बिड़ला। भारत की पहली महिला जो लोकसभा की स्पीकर बनी उनका नाम था मीरा कुमार और दूसरी महिला थी जो स्पीकर बनी सुमित्रा महाजन। और सबसे कम उम्र के स्पीकर थे आंध्र प्रदेश के जीएमसी बालायोगी। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, आप समझ में। अच्छा, अब सवाल यहां ये उठता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे समय से पहले तो किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर को वह संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट बात, अगर किसी कारण से
स्पीकर का पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पुनः लोकसभा के सदस्यगण निर्वाचित करेंगे स्पीकर पद को। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर हमारा स्पीकर संवैधानिक अवहेलना करता हो तो उसे पद से हटाया जा सकता है। उसको पद से हटाने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव आएगा, और जिस तारीख को वह प्रस्ताव आएगा उस तारीख से 14 दिन की पूर्व स्पीकर को सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद सदन में चर्चा और बहस होगा। तो जब स्पीकर के खिलाफ पद से हटाने के लिए संकल्पित विधेयक सदन में आता है तो उस दौरान स्पीकर सदन की कार्यवाही नहीं करेगा, यानी वह पीठासीन के पद पर नहीं बैठेगा। वह एक मेंबर के रूप में सदन में जरूर रहेगा और एक मेंबर के रूप में वह बहस में भाग लेगा, अपने विचार व्यक्त करेगा और मत भी दे सकता है, लेकिन स्पीकर पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करेगा। यह ध्यान रहे इस बात को। हमारे देश में अब तक 3 स्पीकर के खिलाफ यह पद से हटाने के लिए संकल्प 3 बार आया। सबसे पहले गणेश वासुदेव मावलंकर, उसके बाद हुकुम नारायण सिंह के खिलाफ और उसके बाद बलराम जाखड़ के खिलाफ, लेकिन वह पारित नहीं हो पाया। तो यह एक तथ्य था, उस तथ्य को आप जानते रहिए। स्पीकर का जो वेतन भत्ता पेंशन है वह तय किया जाता है संसदीय विधि के द्वारा, और उसके सारे वेतन भत्ते इत्यादि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। जरा आजादी से पहले की बात करें। आजादी से पहले भारत के जो पहले व्यक्ति थे जो केंद्रीय विधानसभा, जिसमें पार्लियामेंट लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा कहते थे, उसके स्पीकर चुने गए थे विट्ठल भाई पटेल 1925 में। 1925 में विट्ठल भाई पटेल प्रथम भारतीय जो सेंट्रल असेंबली के स्पीकर चुने गए थे। और आजादी के बाद जब प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ 1952 में, तो उसके प्रथम स्पीकर चुने गए कौन? हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। क्लियर हो गया। अब हम लोग स्पीकर का निर्वाचन हो गया, व्यवस्थाएं हो गई। एक बात और, लोकसभा स्पीकर के पद पर वही व्यक्ति निर्वाचित होगा जो लोकसभा का सदस्य होगा। ये इंपॉर्टेंट है, सदस्य होना उस समय जरूरी है। ऐसा नहीं कि चुन करके बाद में सदस्य बनाए, जी नहीं। जो उस समय सदस्य है लोकसभा का वर्तमान, उसी को ही स्पीकर चुना जाएगा। क्लियर है, ये जरूर याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, अब हम लोग स्पीकर की शक्तियों की बात करेंगे। क्या उसकी शक्तियां हैं? स्पीकर की शक्तियां, पावर, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पीकर की शक्तियों की हम चर्चा करने से पहले एक और सेंटेंस कहना चाहते हैं। वह सेंटेंस ये है कि अगर मन में आपका यह प्रश्न आ गया, सर स्पीकर का कार्यकाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। स्पीकर का कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, केवल संविधान में यह लिखा गया है कि जब लोकसभा का निर्वाचन हो जाता है, निर्वाचन होने के बाद जब चुने गए सदस्य अपना स्पीकर चुन लेंगे, तो उस तारीख से जिस तारीख को चुना गया, उस तारीख से वर्तमान लोकसभा की कार्यकाल पूरा होने से पहले तक अपने पद पर बना रहेगा, तथा जब नई लोकसभा का गठन होगा तो उस नई लोकसभा में जब स्पीकर चुना जाएगा तो उसके चुने जाने से पूर्व तक ये अपने पद पर बना रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए 5 साल कार्यकाल कभी ना मार दीजिएगा। हमारे संविधान में ऐसा 5 साल का कार्यकाल शब्द नहीं है। ध्यान से फिर से सुनिएगा। जिस तारीख को स्पीकर लोकसभा में निर्वाचित हो जाएगा, उस तारीख से लोकसभा का अंतिम बैठक तक, यानी उस लोकसभा की संपूर्ण दिन जब तक पूरा नहीं हो जाएगा उसका कार्यकाल लोकसभा का, तो उस तारीख तक रहेगा। और जब नई लोकसभा का गठन होगा तो नई लोकसभा के गठन में जब स्पीकर को चुन लिया जाएगा तो उसके चुनने के पूर्व तक यह अपने पद पर बना रहता है। यह ध्यान रखिएगा। अब हम लोग
स्पीकर की शक्तियों की बात करते हैं तो लोकसभा जो हमारा अध्यक्ष है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। संसदीय शासन प्रणाली में स्पीकर ऑफ द लोकसभा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पद, इसकी बड़ी अहम भूमिका है। मैं अब वही बताने चल रहा हूं। और इतना ही नहीं, भारत में जो संवैधानिक पद का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल में स्पीकर 6वें क्रम में आता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि स्पीकर का महत्व कितना है। तो आइए स्पीकर की शक्तियों की चर्चा करते हैं। तो स्पीकर की शक्तियों की चर्चा नंबर 1, लोकसभा अध्यक्ष की इजाजत के बिना लोकसभा के अंदर कोई भी कागजात और विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष सदन की बैठक की तारीख सुनिश्चित करेगा, उस बैठक को स्थगित करेगा। नंबर 2, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कोरम पूरा होने पर ही चलाएगा। कोरम मतलब गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, यानी 55। अगर 55 सदस्य नहीं है तो वह कोरम बेल बजाता है। अब फिर भी गणपूर्ति नहीं हुआ तो वह बैठक को स्थगित कर देता है। यह दूसरा बहुत बड़ा राइट है। तीसरा बहुत बड़ा राइट, अगर सामान्य विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो जाता है तो ज्वाइंट सेशन की सूचना स्पीकर ही के द्वारा प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। चौथा शक्ति सुन लीजिए, संसद से पारित कोई भी विधेयक जब हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा तो स्पीकर का उस विधेयक पर सिग्नेचर कंपलसरी है। बिना सिग्नेचर के राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर विधेयक पर नहीं करते हैं। यह बहुत बड़ा राइट है। नेक्स्ट, स्पीकर का और राइट क्या है? स्पीकर की इजाजत के बिना सदन में कोई भी मेंबर, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, बोल नहीं सकता है। स्पीकर के परमिशन के बिना पीएम एंड मिनिस्टर नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट, पावर, सदन के अंदर सभी सदस्यगण, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या सदस्य हो, सभी लोग स्पीकर को ही संबोधित करते हुए अपनी चर्चा और बहस करेंगे। क्या कहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, ऐसा कहा जाता है। इसी को संबोधित करते हुए सदन में कार्यवाही होगी, अन्यथा नहीं होगी। नेक्स्ट, इसके पावर देखिए, लोकसभा में जब धन विधेयक और वित्त विधेयक पर टकराव हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो कौन विधेयक धन है या वित्त, इसका निर्धारण स्पीकर करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख है। यह तय करेगा स्पीकर अगर विवाद हो जाता है तो। और स्पीकर के क्या पावर है? सदन में कोई भी मेंबर अनुशासनहीनता बरतता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्यवाही स्पीकर करता है। नेक्स्ट, कोई भी मेंबर लोकसभा का सदन की सूचना दिए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित होता है तो स्पीकर उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। स्पीकर अगर किसी संसदीय समिति का सदस्य होता है तो सदस्य होने के नाते वह अपने आप उस कमेटी का वह बन जाता है चेयरमैन। संसदीय समितियों के गठन की जिम्मेदारी स्पीकर को दी गई है। उस समिति में कौन लोकसभा सदस्य शामिल होगा नहीं होगा ये तय करता है हमारा स्पीकर। नेक्स्ट, दल बदल निरोधक कानून, अगर कोई भी व्यक्ति सदन का लोकसभा सदस्य अगर वह पार्टी का दल बदल करता है
तो दल बदल निरोधक कानून को यही लागू करेगा, जो बहुत अहम शक्ति है, और वह सदन की सदस्यता को रद्द कर सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा का यह अभिभावक है, गार्जियन, इसलिए लोकसभा सदस्यों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी स्पीकर को है। लोकसभा के किसी भी सदस्य को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी करने से पूर्व स्पीकर को सूचना देना अनिवार्य है। नेक्स्ट, लोकसभा स्पीकर को सबसे बड़ा पावर है कि जब सदन के अंदर किसी विधेयक पर मतदान होता है और मतदान सत्ता और विपक्ष के मत बराबर हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए, तब ऐसी परिस्थितियों में स्पीकर कास्टिंग वोट, निर्णायक मत दे करके विधेयक के भाग्य का फैसला करता है। यह बहुत बड़ा पावर है, यह सबसे बड़ा पावर है। किंतु विशेष अगर स्पीकर को पद से हटाने का विचार सदन में संकल्पित है और उस मामले पर बराबर मतदान आ जाता है, तो वह कास्टिंग वोट, निर्णायक मत का उपयोग नहीं करेगा, बल्कि इस मत का उपयोग वह करेगा जो उस समय पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है। यह है महत्वपूर्ण शक्तियां और कर्तव्य अपने स्पीकर के मैंने बतला दिया। 2-3 पॉइंट और, सदन में बजट कब आएगा, अनुदान कब आएगा, उस पर चर्चा कब होगी, इसकी तारीख का निर्धारण करता है, और स्पीकर सभी पार्टियों के नेताओं से विचार विमर्श भी करता है ताकि व्यवस्थाएं बेहतर बनी रहें और सदन में प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित प्रश्न, पूरक प्रश्न चलते रहें। हम इसकी भी चर्चा करेंगे अलग से, पूरा एक चैप्टर ही है, संसदीय प्रक्रियाएं कैसी अपने देश में चलती हैं वो हम बतलाएंगे। और मित्रों, रही बात अपने डिप्टी स्पीकर की, तो डिप्टी स्पीकर की भूमिका तब सक्रिय होती है जब स्पीकर सदन में अनुपस्थित होता है, और जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर की भूमिका में आता है इनकी अनुपस्थिति में, तो सारी पीठासीन की शक्तियां अपने आप इस्तेमाल करने लगता है डिप्टी स्पीकर। इसलिए अलग से इसको पद की बतलाने की जरूरत नहीं है। डिप्टी स्पीकर अपना त्यागपत्र स्पीकर को देता है, स्पीकर अपना त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर को देता है। यह ध्यान रहे इस बात को। अगर यह भी असंवैधानिक हो जाते हैं तो इनको पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया है जो स्पीकर को, कि सदन, लोकसभा, केवल लोकसभा की बात होती है, लोकसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर डिप्टी स्पीकर को पद से हटा सकता है। लेकिन जब संकल्प पद से हटाने के लिए आ रहा हो तो इन्हें भी 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है, और जब इनको भी पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब डिप्टी स्पीकर भी सदन का संचालन नहीं करेंगे, किंतु एक सदस्य के रूप में वो अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। अपने लोकसभा में प्रथम डिप्टी स्पीकर थे अनंत शयनम अयंगर, ये प्रथम थे, अनंत शयनम अयंगर, 1952 में। वर्तमान में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है, क्योंकि यह देखा गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, भारत में स्पीकर प्राय सत्ता पक्ष का होता है या मिलीजुली सरकार है तो उसमें से कोई हो सकता है, और डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा विपक्ष को ही दिया गया, कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी नहीं भी दिया गया। यह एक परंपरा है, अपने संविधान में लिखा नहीं गया है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर सत्ता पक्ष का होगा कि विपक्ष का होगा। ये तो सदन की परंपराएं हैं और सदन की परंपराएं ही तय करती हैं। वर्तमान में फिलहाल कोई डिप्टी स्पीकर लोकसभा में नहीं है। तो फिर आपका प्रश्न होगा, सर डिप्टी स्पीकर है नहीं, केवल स्पीकर हैं, अगर स्पीकर अनुपस्थित होते हैं तो सदन का संचालन कौन करेगा? तेरी व्यवस्था बनाई गई है कि जब जब लोकसभा का निर्वाचन संगठन हो जाएगा तो राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा में 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगा, और उन 10 सदस्यों में से जो भी सदन में उपस्थित होगा तो वही व्यक्ति सदन की सभापतित्व करेगा इनकी अनुपस्थिति में। यह व्यवस्था बना दिया गया है जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
तो मित्रों, यदि ये मेरा फैक्ट आपको अच्छा लगा तो हमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोगों को लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक शक्तियां। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू।